दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कुछ दिन पहले रामेश्वर जी को उनके बेटे राकेश ने खूब सुनाई। उस दिन कारखाने में वह मौजूद थे। बेटा किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। नौकर ने एक ग्राहक को बिल दिया तो रेट बहुत ज़्यादा लगाए थे। यह देखकर रामेश्वर जी से रहा नहीं गया। यह तो ग्राहक को लूटने जैसा था। उन्होंने नौकर को डांटा और जोर देकर बिल में परिवर्तन करने को कहा। उसी रात उनके बेटे राकेश ने घर आने के बाद बाबूजी को खूब खरी खोटी सुनाई। बाबूजी, आप तो बैठे बिठाए नुकसान करवा देते हैं। क्या जरूरत थी आपको कारखाने में जाकर कम कीमत करवाने की? रामेश्वर जी बोले, परंतु बेटा मैंने तो उचित दाम ही लगवाए थे। वह नौकर बहुत ज़्यादा का बिल बना रहा था। राकेश बोला, बाबूजी इतना बड़ा कारखाना चलाना आसान नहीं है। कारीगर तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या जानो आप, नई मशीन की कीमत भी भरनी है, बैंक का लोन चुकता करना है, आयकर भी इसी महीने भरना है। मुझे यह सब चीज़ें देखनी पड़ती है और आप है कि बैठे बिठाए नुकसान करवा देते हैं। कुछ करना नहीं आता तो चुप ही रहा करिए। वास्तव में इस कारखाने की नींव रामेश्वर जी ने ही रखी थी। अपने जमाने में रामेश्वर जी जुबान के धनी कहलाते। बेटे की शादी हुई। पत्नी तो अक्सर ही कहा करती थी कि अब कारखाने की डोर बेटे के हाथों में दे दो, कल को इसे ही संभालना है। परंतु रामेश्वर जी इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर एक दिन वह 2-3 महीने के लिए बीमार पड़ गए। कारखाने जाना बंद हो गया तो बेटे ने इसी मौके का फायदा उठाकर राजगद्दी हथिया ली। रामेश्वर जी के संबंध लोगों से बहुत अच्छे थे। वे बहुत सारा माल उधारी पर भी देते थे, लेकिन कुछ ग्राहक खराब निकल आते तो 4 पैसे वसूल करने में भी कठिनाई होती। लेकिन बेटा राकेश आसानी से सब लोगों को चूना लगाकर 4 के बदले 6 पैसे वसूलने में कामयाब था। उसने बैंक से लोन लेकर नई मशीनें मंगवा ली। बेटा काम में खुद को बहुत ज़्यादा कुशल मान रहा था। तमाम कार्य अपनी मर्जी से कराता। बाबूजी से भी कहता कि वह उसके मामले में दखल अंदाजी ना करे। डॉक्टर ने रामेश्वर जी को पूर्ण रूप से आराम करने को कहा था, इसीलिए सारा कारखाना बेटे के हाथों में चला गया। जब रामेश्वर जी की पत्नी इंदिरा जिंदा थी तो 20 तरह के लड्डू घर में बनाए जाते थे। मूंग, मगज के, रवे के वगैरह वगैरह, मठरी, सेव, जाने कितने पकवान बनते थे। लेकिन अब नाश्ते में मात्र मक्खन लगे हुए डबल रोटी के टुकड़े मिलते हैं। एक दिन रामेश्वर जी ने बहू से कहा, बहू बरसात के मौसम में डबल रोटी क्यों मंगवाती हो? घर में ही कुछ मीठा या नमकीन बना लिया करो। कल जो डबल रोटी आई थी उसमें फफूंदी लगी हुई थी। बहू ने बड़े ही तीखे शब्दों में जवाब दिया, डॉक्टर ने आपको अधिक तला भुना खाने को मना किया है। अगर आपको डबल रोटी पसंद नहीं है तो आपके लिए दूसरा प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन नाश्ते में होटल से मंगवाया गया खाना था। प्लेट में बेसन का एक लड्डू और पोहा था। बरसात के कारण पोहा हलवा बन गया था। लड्डू बेशक स्वाद था, लेकिन वनस्पति घी इतना अधिक था कि दिन भर खट्टी डकारें आती रही। रामेश्वर जी कई बार अपने हालात से परेशान होकर सोचते कि इंदिरा के गुजर जाने के बाद मेरी बहन त्रिवेणी जब तक मेरे पास थी जीवन कितना सरल था। बहन मेरे खाने पीने का ध्यान रखती थी। एक त्रिवेणी के सहारे ही तो मैं पत्नी के गम को भुला पाया था। भैया भैया कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी। पत्नी की मौत का आघात सहन करने में त्रिवेणी ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे अकेलापन महसूस ना हो इसीलिए यही रहने लगी। लेकिन बहू बेटे को यह भी गवारा नहीं था। बहू की अपमानजनक तेज तरार मिजाजी और रूखेपन के कारण त्रिवेणी अपने घर चली गई। बहू ने बेटे के कान भरे थे। एक दिन रामेश्वर जी शाम को पार्क में टहलने जा रहे थे। राकेश ने सामने कार खड़ी कर दी और बोला, बाबूजी चलिए आपको पार्क तक छोड़ दूं। रामेश्वर जी ने मना किया, लेकिन बेटे ने जिद की तो वह कार में बैठ गए। कार में बैठते ही बेटी ने अचानक से बोलना शुरू किया, बाबूजी बुआ यहाँ कब तक रहेगी? रामेश्वर जी चौंके। क्यों बेटा, उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बड़ी बहन है, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी। बेटे अपने घर गृहस्थी वाले हैं। वह तो मेरे कारण ही यहाँ रुकी हुई ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। राकेश बोला, तकलीफ की बात नहीं है बाबूजी। माँ के मरने के बाद बुआ जी आई तो फिर वापस ही नहीं गई। हम उसकी जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे? उनके अपने बेटे बहू हैं, उन्हें उनके पास ही रहना चाहिए। फिर वह यहाँ जिस तरीके से रहती है मुझे बहुत अखरता। आपकी बहू ममता पर वह बहुत रोब झाड़ती है। राकेश के शब्दों में रूखापन था।
रामेश्वर जी को इन शब्दों ने घायल कर दिया। वह जानते थे कि बड़ी बहन त्रिवेणी पर लगाया गया बेटे का यह आरोप झूठा है। बहू ने ही 4 बातें लगाई होंगी, तभी बेटा विरोध प्रकट कर रहा है। घर में अशांति ना हो इसीलिए त्रिवेणी अपने घर चली गई। वह तो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद रामेश्वर जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब उन्हें पत्नी इंदिरा की मौत का गम रह रहकर सताने लगा। अनमने से रहने लगे। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। सुबह की चाय के लिए तरस जाते, बच्चों और बहू को बार बार संदेश भिजवाते, थक कर स्वयं ही रसोई घर में दस्तक देते। जवाब में बहू का तीखा स्वर सुनाई देता। अकेला आदमी आखिर क्या क्या करेगा। अभी बनाती हूँ बाबूजी चाय, जरा सब्र कर लिया करो। मैं मर जाऊंगी तब भी तो कोई आपको चाय बना कर देगा, या मेरे मरने के बाद भी सबको शांति मिलेगी। भोजन के समय भी अक्सर यही तमाशा होता। कई बार मुंह का कोर जहर बन जाता, परंतु पेट भरने के लिए यह जहर निगलना ही पड़ता था। पत्नी के मरने के बाद रामेश्वर जी कितने लाचार मजबूर हो गए। नहाने के लिए गर्म पानी भी समय पर नहीं मिलता। कभी कभी तो 3-4 दिन हो जाते हैं नहाए बिना। सर्दी के मौसम में त्रिवेणी गर्म पानी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो वह भी जा चुकी है। नौकर 8 बजे आते हैं, फिर दूसरे काम संभालते हैं। बहू देर से सोकर उठती है। उनके कमरे के साथ अटैच बाथरूम में गीजर लगा है। अपनी सुख सुविधाओं की खूब चिंता है, लेकिन बुजुर्ग पिता की नहीं। यह तो केवल खाना नहाना है। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। हर गतिविधि में रामेश्वर जी को सबसे आखिर में खड़ा कर दिया जाता था। घर में उनके सुख दुख से किसी को कोई वास्ता नहीं। किसी विषय पर उनकी सहमति आवश्यक नहीं। एक दिन अचानक ही सिर में भयंकर पीड़ा हुई। पोता कमरे के सामने से गुजर रहा था। रामेश्वर जी ने इशारे से उसे बुलाया, सिर दबाने को कहा तो 2-4 सिर में हाथ मारकर वह भी चला गया। बहू को चाय के लिए आवाज़ लगाते रहे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। शाम को बेटा राकेश कारखाने से वापस लौटा। पिताजी के कमरे में प्रवेश करते हुए बोला, बाबूजी, आपने दर्द निवारक दवाइयाँ मंगवाई थी, 2 गोली एक साथ ले लीजिए, तुरंत आराम हो जाएगा। मैं सुबह डॉक्टर को बुलवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रात को ज़्यादा तकलीफ हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। यह कहकर बेटा भी चला गया। रात को रामेश्वर जी का शरीर बुखार से तप रहा था। देर रात तक घर में पार्टी चल रही थी। शायद बहू का जन्मदिन था। काफ़ी देर तक डिस्को संगीत, शोर शराबा, कर्णभेदी आवाज़ें आती रही, जिससे सिर का दर्द और बढ़ गया। अचानक खामोशी छा गई। रामेश्वर जी रजाई ओढ़ कर लेट गए। लेटे लेटे ख्याल सता रहा था। बहू बेटे को उनसे कोई हमदर्दी नहीं। बहू ने तो एक बार आकर पूछा तक नहीं। एकाक गला सूखता सा महसूस हुआ। कमरे में रखा जग देखा तो वह खाली था। अचानक से याद आया कि खिड़की में गिलास भरा हुआ रखा है। उठकर उन्होंने पानी पी लिया। मन की घबराहट थोड़ी दूर हुई। खिड़की से दूर सड़क पर आते जाते इक्का दुक्का लोगों को देखने लगे। वह उन्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहते थे, आओ भाई मेरे पास बैठो, थोड़ी देर मेरे दिल की सुनो, मन बहुत घबरा रहा है, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। सहसा वह हंस पड़े। मैं क्या पागल हूँ? जिस बेटे को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर जिसके लिए कमाया, वह तो गहरी नींद में सो गया। एक बार भी पिता की खबर लेने नहीं आया। यह अपरिचित लोग अपना काम धंधा छोड़कर मेरे पास क्यों बैठने आएंगे? फिर आकर अपनी चारपाई पर लेट गए। अचानक ही उन्हें याद आया, कितनी मेहनत से दिन रात एक करके उन्होंने यह कारखाना खड़ा किया था। किस तरह पाई पाई जोड़कर मशीनें खरीदी थी। आज भी याद है, कारखाने की इमारत बनाने के लिए पत्नी के गहने बेचे थे। धूप में घूम घूम कर, भूखे प्यासे रहकर, रातों में जाग जाग कर काम किया था। क्या इसीलिए एक दिन बेटा यह सब हथिया लेगा? अपने परिवार के लिए हर सुख साधन जुटाएगा, बुजुर्ग माँ बाप की तरफ देखेगा भी नहीं। अचानक ही वह आवेश में उठकर बैठ गए। क्षण भर में शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अगले दिन सुबह राकेश परिवार सहित नाश्ता कर रहा था तो नौकर ने सूचना दी, भैया जी, नाश्ते के बाद आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। बेटा नाश्ता करने के बाद कमरे में आया। रामेश्वर जी बोले, बेटा आओ बैठो। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। जाने कितने वर्षों से उन्होंने बेटे से सीधे संबोधन नहीं किया था। जब से तबीयत बिगड़ी, हमेशा लाचार और बेबस आवाज़ में ही बेटे से बात करते थे, क्योंकि वह उन्हें 2 रोटियां खिलाकर एहसान जो कर रहा था। राकेश बोला, तबीयत तो ठीक है ना बाबूजी? रामेश्वर जी बोले, तबीयत तो ठीक है बेटा, मैं तुमसे किसी और विषय पर बात करना चाहता हूँ। अब इस घर में पड़े पड़े मेरा मन नहीं लगता, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है।
बेकार लोहे को भी जंग लग जाता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस घर से बाहर निकलूँ। बेटे ने बीच में ही टोका, बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। आप ऐसा करिए कि घर संसार को तिलांजलि देकर हरिद्वार चले जाइए और वहाँ के किसी आश्रम में रहकर भगवान को याद करते हुए बाकी का जीवन व्यतीत कीजिए। इस उम्र में लोग सन्यासी हो जाया करते हैं। रामेश्वर जी को गुस्सा आ गया। वह क्रोधित होते हुए बोले, क्या तुमने मुझे नकारा और निकम्मे लोगों में से समझ लिया है क्या? मैंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया है, अभी हाथ पांव चलते हैं मेरे। दुनिया में और भी बहुत से काम हैं। संन्यास लेकर आश्रम में जाकर रहना ही अंतिम विकल्प नहीं होता। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। राकेश बोला, तो फिर कीजिए ना समाज सेवा, रोका किसने है? रामेश्वर जी बोले, हाथ पैरों से तो करूँगा ही, लेकिन समाज सेवा के लिए धन भी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम 10,000 महीना जेब खर्च के तौर पर मुझे दो। राकेश हक्का बक्का रह गया और बोला, 10,000 महीना? इतने पैसे कहाँ लुटाएंगे आप? बेटे के तीव्र स्वर के सामने आज रामेश्वर जी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, इससे तुम्हें क्या? मैं अपनी बड़ी बहन त्रिवेणी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। बुढ़ापे में मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कोई मेरा दर्द सुनने वाला नहीं। हम भाई बहन मिलकर जीवन काट लेंगे। बोला, दे सकोगे मेरा खर्च? राकेश बोला, कैसे दे पाऊंगा बाबूजी इतना पैसा? अभी तो मुंबई से नई मशीन मंगवाई है, उसका पैसा भी भेजना बाकी। रामेश्वर जी बोले, तुम खुद जानो, मैंने इस झगड़ों से स्वयं को दूर कर लिया है। मुझे नहीं मतलब कारोबार में कितना नुकसान हो रहा है या कितना फ़ायदा। मैंने तुम्हें एक अच्छा कारखाना जिससे हजारों की आमदनी होती है दिया था। मैं चाहता हूं कि अब मेरी मेहनत मुझे मिले। मैं चाहूं तो कारखाना किसी और को बेच सकता हूं या फिर किसी अन्य के सुपुर्द भी कर सकता हूं, जो मुझे किराए के तौर पर अच्छी रकम दे सकता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरा बस इतना कहना है कि तुम मुझे हर महीने 10,000 रुपये दिया करो। उन पैसों को मैं कैसे खर्च करूँगा, यह मेरा काम है। आखिर मैंने बरसों मेहनत करके यह कारखाना चलाया है, अभी भी इसे चलाने की हिम्मत रखता हूँ। अगर तुमसे नहीं संभलता तो मुझे सौंप दो। राकेश को कोई उत्तर नहीं सूझा, सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह बाबूजी के कमरे में 10,000 की गड्डी लेकर आया और बाबूजी के हाथों में देते हुए बोला, लीजिए आपकी मेहनत की कमाई। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं अभिमान में जी रहा था। मुझे लगता था कि यह कारखाना मेरी मेहनत से चल रहा है, परंतु इसकी नींव में आपके खून पसीने से सींची गई ईंट लगी हुई है। रामेश्वर जी बोले, ठीक है बेटा, मैं जिंदा इंसान हूँ, कोई मुर्दा नहीं जो हरिद्वार जाकर किसी आश्रम की कब्र में दफन हो जाऊं या घर में ही समाधि लेकर बैठा रहूं। तुम अपने ढंग से जीना चाहते हो और मैं अपने ढंग से। इस कारखाने से तुम अपने परिवार के खर्चों के लिए लाखों रुपए हर महीने निकालते हो, उसमें से थोड़े से ही मैंने मांगे जो मेरा हक है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।